हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका ड्यूड ऑफ लर्निंग पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। पहले जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, फिर इसके सब टॉपिक्स सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में भाषा अलंकरण कहते हैं। इसे कहते हैं भाषा अलंकरण। भाषा अलंकरण यानी कि इन टर्म्स ऑफ विच मेक लैंग्वेज इफेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। जो लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है और ब्यूटीफुल बनाता है, उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके हम 6 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। सिमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन के बारे में जान लीजिए कि फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है। इसे आप नोट कर सकते हैं। द मीन्स और डिवाइसेस विच मेक लैंग्वेज इफेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। तो ये डेफिनेशन है फिगर ऑफ स्पीच की। इसके बाद हम सिमिली और मेटाफर की तरफ बढ़ते हैं। इसके 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट, सिमिली। इसे आप हिंदी में उपमा भी कह सकते हैं। आपने पढ़ा होगा उपमा अलंकार हिंदी में जो होता है, तो आप इसे हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि उपमा अलंकार जैसे होता है उसके जैसा है। दूसरा है मेटाफर। इसे हिंदी में कहते हैं रूपक। यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, रूपक। ये है मेटाफर के बारे में। पर्सोनिफिकेशन की बात करें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन। ठीक है जी। एक्चुअली ये जो सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन तीनों हैं, ये जो फिगर ऑफ स्पीच में हैं, ये सेमनेस और लाइकनेस जैसे सिमिलैरिटी दर्शाते हैं। यानी कि समानता के आधार पर ये जो सिमिलैरिटी दर्शाते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच का जो 3 मेन पार्ट जो हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये बेस्ड ऑन सेमनेस और लाइकनेस और सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग इन तीन को एक साथ हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब एलिट्रेशन, एजोनेंस और राइम की बारी आएगी तो वो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग सिमिलैरिटी दर्शाते हैं या म्यूजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे चलते हैं। सिमिली, मेटाफर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ लिखा है वो देख सकते हैं। यूज़ ऑफ एन इंट्रोडक्टिव वर्ड, फॉर एग्जाम्पल, वंस अ मिनट। यूज़ ऑफ एन इंट्रोडक्टिव वर्ड, फॉर एग्जाम्पल, एज लाइक, सो एज, इफ एज दो। इन सब वर्ड्स का यूज़ इसमें सिमिली में होता है। सिमिली एक्सप्लिसिट कंपैरिजन दर्शाती है। यानी कि अभी आपको इसके एग्जाम्पल से भी समझाया जाएगा। इनमें यानी कि हम अगर किसी सेंटेंस को देखेंगे तो उस रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि इसमें सिमिली है। तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, एज, लाइक, सो इफ़, एज इफ़, एज दो, इन सब को देख करके हम सिमिली को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में सिमिली है। सिमिली इज़ एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है। एक्सप्लिसिट कंपैरिजन का मतलब क्या है? जो बाहरी दिखता है, यानी कि कंपैरिजन होता है और दिखता भी है। सेंटेंस में शो होता है कि हम किसी चीज़ के साथ इसे कंपैरिजन कर रहे हैं। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, जो एक्चुअल डेफिनेशन है या फिर
जो ये वर्ड है, कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स और टू थिंग्स और डिफरेंट स्पीसीज और ओरिजिन, यानी कि जो दो चीज़ें हैं डिफरेंट ओरिजिन की हैं, जैसे कि एक मनुष्य है, एक कुत्ता है या बिल्ली है, आप ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और वो बिलोंग करते हैं एक दूसरी प्रजाति से, जिसे कि जानवर कहते हैं या फिर जो भी है, लेकिन वो ह्यूमन तो नहीं है ओबियसली। तो ऐसी जो चीज़ें हैं या फिर कोई और चीज़ है या वस्तु है, उससे जब तुलना हो इंसान की या फिर किसी और दो स्पीसीज़ की, ऐसा नहीं कि इंसान की तुलना होगी उनसे, हो सकता है किसी बंदर की या किसी और चीज़ से तुलना कर दी जाए। तो इस तरीके से यहाँ जो कंपैरिजन शो करता है ये सिमिली में होता है। अब सिमिली में की एक बेसिक सी बात और जान लें कि ये सिमिलस वर्ड से बना है। सिमिलस वर्ड से बना है, सिमिलस वर्ड से बना है, जो कि लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है ये सिमिलस, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा। द विंडो पेन्स वर टॉकिंग एज द, देखिए, एज द विंड ब्लू थ्रू देम। कोई मतलब नहीं है अगर हमें इसका अर्थ नहीं पता, क्योंकि ओबियसली एग्ज़ाम में सेंटेंस पूछे जाएंगे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इन सारी चीज़ों से, क्योंकि एक पोएम का पार्ट होता है। पोएम ये सेकंड यूनिट है जहाँ पोएम दी जाती है, उसमें से सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, एलिट्रेशन, राइम, ये सब पूछे जाते हैं। तो सेंटेंस देकर पूछा जाएगा कि इसमें, इस सेंटेंस में क्या है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसे जान पाते हैं या नहीं जान पाते कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन हमें एज ये सारे वर्ड्स ज़रूर दिखेंगे अगर हमें सिमिली वाला सेंटेंस दे रखा है तो। अब आगे बढ़ें मेटाफर के बारे में। मेटाफर में नो यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टिव वर्ड। अब देखिए, यहाँ कंपैरिजन करके पढ़ाया गया है ताकि अच्छे से ये कंपैरिजन करके समझ में आ जाए। इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज़ मेटाफर में नहीं होता, जबकि सिमिली में इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज़ होता है, जैसे कि ये सारे वर्ड्स जो दिए हुए हैं। यहाँ इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है, यानी कि जो कंपैरिजन दिखता नहीं है, जो कंपैरिजन दिखता नहीं है, यानी कि कंपैरिजन होता है लेकिन आपको सेंटेंस में शो नहीं होगा कि कंपैरिजन का किसी वस्तु से किया गया है। ऐसा लगेगा किसी वस्तु को वही बोल दिया गया है किसी और चीज़ से तुलना करके। तुलना तो यहाँ भी होती है लेकिन किसी वर्ड से तुलना नहीं करते, जैसे कि सिमिली वाले में जैसा है कि वो तो फूल, उसका चेहरा ऐसा है जैसे फूल जैसा, जैसा वर्ड का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ कह देंगे उसका चेहरा तो फूल है। इस तरीके से मेटाफर होगा यहाँ। हिडन ओवर द मीनिंग, यहाँ छुपा हुआ होता है, जो तुलना होती है वो छुपी हुई होती है, लेकिन तुलना तो ऑब्वियसली होती है। सेंटेंस एग्जाम्पल है इसका, दिस अर्न इज़ द अनरेविश्ड ब्राइड। अब अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन दिस अर्न इज़ द, अब साफ साफ कह रहा है कि ये अर्न जो है अनरेविश्ड ब्राइड की तरह है, मतलब कंपैरिजन हो रही है, और कंपैरिजन हो रही है, इंट्रोडक्टिव वर्ड दिया हुआ नहीं है। इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये सिमिली तो नहीं है लेकिन मेटाफर है। दिस अर्न इज़ द अनरेविश्ड ब्राइड। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर हमें मीनिंग नहीं पता है कि बहुत टफ सा सेंटेंस दे दिया कोई, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उसे ठीक से एक दो बार तो उसे अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। बेसिकली आपको मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, सिमिली आपको अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएगी। हम आगे पर्सोनिफिकेशन के भी बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कन्फ्यूज़न ना हो मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को लेकर के। मेटाफर के बारे में बेसिक सी एक और बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड किससे उत्पन्न हुआ है? मेटाफोरे से। मेटाफोरे, इस वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका कि मतलब होता है, जो मेटाफोरे है इसका मतलब होता है कैरिंग ओवर। इसे हटा देती हूँ, कैरिंग ओवर। ये साथ लेकर चलता है कंपैरिजन को, लेकिन इसमें ओबियसली शो नहीं होता हिडन ओवर द मीनिंग। एक मिनट, हिडन होता है इसमें मीनिंग। आगे बढ़ते हैं।
पर्सोनिफिकेशन की तरफ। Personification, the action which can do generally by the human being, and here that kind of behavior is expected from a non-living or a lifeless thing, यानी कि abstract thing। समझेंगे इसे अच्छे से, एक मिनट। एक ऐसा कार्य, द एक्शन विच कैन डू जनरली बाय द ह्यूमन बींग्स, जो जनरली ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके के कार्य एक्सपेक्ट किए जाते हैं एक नॉन लिविंग थिंग से या एक लाइफलेस थिंग से, जो कि एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, जिसे कि हम टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अमूर्त। लाइफलेस से नॉन लिविंग थिंग का मतलब है निर्जीव। तो यहाँ एक ऐसा एक्शन जैसे कि केवल ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स या लाइफलेस थिंग्स भी उसे करें। जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है, सी डिड नॉट रियलाइज दैट अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर। रियलाइज यानी कि रियलाइज़ करने की, अनुभव करने की क्षमता किस में होती है, ह्यूमन बींग्स में या फिर एक लिविंग थिंग जो कि जानवर भी हो सकते हैं। द अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर, अवसर, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, नॉकिंग खटखटाना, उसे रियलाइज़ नहीं था कि अपॉर्चुनिटी, उसका अवसर उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अवसर का दरवाज़ा खटखटाए? ये एक ह्यूमन बीइंग का किया हुआ एक्शन होता है, जिसे कि यहाँ किसी नॉन लिविंग जो कि अवसर है, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, उसके द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ऐसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन में बेसिकली लाइफलेस और एब्स्ट्रैक्ट थिंग से ऐसे काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं जो कि जनरली ह्यूमन बींग्स करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे कि आई वॉज, वंस अ मिनट, कंपैरिजन का एग्जांपल लेते हैं जो कि मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में डिफरेंस को क्लियर कर देगा। एक मिनट, एक एम्प्टी स्लाइड लेते हैं। एग्जांपल है, एवरेस्ट is the king of mountains। एवरेस्ट इज़ द किंग ऑफ माउंटेन्स। एवरेस्ट, अब देखो यहाँ पर ये निर्जीव है, आपको रिजल्ट नहीं होना है एक चीज़ पे, 1 मिनट, कि लाइफलेस थिंग बोला है, ऑब्वियसली लाइफलेस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार एब्स्ट्रैक्ट ही हो। यहाँ ये निर्जीव है। एवरेस्ट इज़ द किंग ऑफ माउंटेन्स। अब किंग एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, किंग एक ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग का काम यहाँ कौन कर रहा है? एवरेस्ट कर रहा है, जो कि निर्जीव है, जो कि पर्सोनिफिकेशन है, इसलिए सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन। अब तो सेम एग्जांपल मतलब कंपैरिजन के लिए लेकर देखें, लॉयन इज़ द किंग ऑफ माउंटेन्स। लॉयन इज़ द किंग ऑफ माउंटेन्स। अब यहाँ देखिए, ये लॉयन जो है वो सजीव है। हमने बात की थी पर्सोनिफिकेशन में कि निर्जीव होगी वस्तु, या ओबियसली निर्जीव तो वस्तु ही होती है, इंसान निर्जीव कैसे हो सकता है? लॉयन इज़ द किंग ऑफ माउंटेन्स, यहाँ लॉयन सजीव है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कैसे। लॉयन इज़ द किंग ऑफ माउंटेन, आप उस वाले सेंटेंस में कह सकते थे कि एवरेस्ट इज़ द किंग ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ एवरेस्ट की तुलना हो रही है, तो मेटाफर भी तो हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए
वहाँ एवरेस्ट जो था वो निर्जीव था। हमने मेटाफर में बात की थी कि मेटाफर और सिमिली में ये चीज़ डेफिनेशन तो सेम है कि वहाँ दो अलग अलग स्पीसीज का कंपैरिजन होगा, लेकिन सिमिली में इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं थे, मेटाफर में सिमिली में इंट्रोडक्टिव वर्ड थे, मेटाफर में इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं थे। लेकिन यहाँ पर लॉयन सजीव है और सजीव चीज़ें पर्सोनिफिकेशन में तो आ ही नहीं सकती, तो लॉयन इज़ द किंग ऑफ माउंटेन। अब यहाँ लॉयन की तुलना किंग से की नहीं गई है कि लॉयन इज़ लाइक अ किंग ऑफ माउंटेन, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ कहा गया, डायरेक्ट बोल दिया गया है मेटाफर की टर्म में कि लॉयन इज़ द किंग ऑफ माउंटेन। शेर तो जंगल का राजा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए सजीव थिंग है, तो यहाँ होगा मेटाफर। और बात करें पिछले सेंटेंस की, तो वहाँ था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों था? क्योंकि वहाँ एवरेस्ट था जो कि निर्जीव था, लाइफलेस थिंग था ये। और भी पर्सोनिफिकेशन के बारे में अगर आगे देखें, पर्सोनिफिकेशन की कुछ और चीज़ें देखें, जैसे कि सेंटेंस ही ले लेते हैं। और द अलार्म क्लॉक yells at me, get out of the bed। ये थोड़ा क्योस है लेकिन समझ में आ जाएगा। द अलार्म क्लॉक yells at, कलर चेंज करते हैं, me get out of the bed। अब आपको मान लो येल्स का मतलब नहीं पता, लेकिन इस सेंटेंस को एक दो बार पढ़ने से पता चल रहा है, द अलार्म क्लॉक येल्स एट मी, गेट आउट ऑफ द बेड। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि अलार्म को कुछ कह रही है उस इंसान से। अब कह रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो अलार्म क्लॉक क्या है? एक निर्जीव थिंग है, कोई इंसान तो नहीं है। तो अगर वो कहने का काम कर रही है तो कहने का काम करता कौन है? जानवर भी नहीं बोल सकते, बोलता कौन है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। तो अगर ह्यूमन बीइंग जैसे ये काम कर रही है तो फिर क्या हुआ? ये हुआ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अथॉरिटी forgets everything। अब मान लो अथॉरिटी का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन है तो ये सिंपल वर्ड, लेकिन मान लो कि नहीं पता है। अथॉरिटी फॉरगेट्स एवरीथिंग। अथॉरिटी इतना तो पता चल रहा है, यहाँ अथॉरिटी किसी इंसान का नाम तो है नहीं, या फिर अथॉरिटी कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, कोई और ही चीज़ है जो कि इंसान के अलावा जो भी है। जानवर भुलाने का काम करेंगे तो हमें इस बात को पता नहीं चलेगा, तो वहाँ तक नहीं जाएंगे। अथॉरिटी पढ़ने से पता चल रहा है कि कोई और ही चीज़ है, इंसान तो नहीं है, लेकिन फॉरगेट कर रही है, भुलाने की क्षमता। ये भूलने भुलाने वाली बातें कहाँ होती हैं? ह्यूमन बीइंग्स में। तो अगर ये भूलने भुलाने वाली बात हो रही है तो यहाँ हो गया ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन हो गया, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। ठीक है जी। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं जिससे कि पुख्ता हो जाए ये समझ कि ये पर्सोनिफिकेशन का पहचान हर हाल में हम कर पाएँ, क्योंकि यहाँ मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, शॉर्ट में एक बार देखते हैं कि लाइफलेस थिंग हो, कोई भी निर्जीव, वहाँ कंपैरिजन आपको दिख रहा हो कि
कोई निर्जीव चीज़ से कंपैरिजन कराई जा रही है ह्यूमन बींग्स की, या फिर ऐसा कोई काम करवाया जा रहा है जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं, ऐसे किसी काम को, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होगा 100% विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट बात करें तो अगर वो ह्यूमन बींग से तुलना कर रहा है लाइफलेस थिंग का, तो वहाँ कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे कि हिज, हर, हिम, शी, ये सब। अब ये सब वर्ड किसके लिए यूज़ होते हैं? हिज, हर, हिम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होते हैं, मेल्स और फीमेल्स के लिए। तो ये वहाँ ऐसे कंपैरिजन करते हुए वर्ड्स दिख जाएंगे जो कि लाइफलेस थिंग से या कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग है उससे तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होगा। एक मिनट, हाँ जी, ये क्लियर है कि पर्सोनिफिकेशन कहाँ कहाँ होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके, ब्रीफ में समझते हैं। एक मिनट, ब्रीफ में समझते हैं एक बार इसी को, जो क्या क्या हमने पढ़ा सिमिली। सिमिली में हम यूज़ करते हैं इंट्रोडक्टिव वर्ड्स जैसे एज इफ़, एज दो, और सारे जो स्लाइड्स में दे रखे हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। सेंटेंस एग्जांपल लें सिमिली का एक और, देखो पीजेंट्स केम लाइक a swarm of flies, like, सबसे पहले यही वर्ड देखो यहाँ पर, पीजेंट्स केम लाइक अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज। लाइक आ गया, मतलब समझने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है। अगर आपको नहीं आता तो आप बेकार में परेशान होंगे कि हमें इसका मतलब नहीं आता है इंग्लिश में। आपको इतना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पीजेंट्स केम लाइक अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, ये सिमिली का एग्जाम्पल हो गया, काफ़ी ईजी है। मेटाफर का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हर हेयर इज़ अ फ्लोइंग गार्डन रिवर। अब बाल, हर हेयर तो निर्जीव थिंग ही है, सॉरी हर हेयर एक लड़की के बालों की तुलना हो रही है, इज़ अ फ्लोइंग गार्डन रिवर, किसी और स्पीसीज़ से, यानी कि ये एक अलग स्पीसीज़ है हर हेयर। ये हर हेयर यानी हर यहाँ सजीव है, तो ये इसमें क्या होगा, ये होगा मेटाफर। इसकी तुलना डायरेक्टली की जा रही है बिना किसी इंट्रोडक्टिव वर्ड के, यहाँ कोई इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लें पर्सोनिफिकेशन का, आई एम द अर्थ, सॉरी once a minute, I am the daughter of earth and water। अब अर्थ और वाटर की कोई डॉटर हो सकती है क्या, सोच के देखिए। यहाँ अगर डॉटर है भी तो वो कहीं ना कहीं कोई स्पीसीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि निर्जीव है। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, तो यहाँ ये निर्जीव चीज़ की डॉटर निर्जीव ही होगी, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ लॉजिक लगा के सोचना है अच्छे तरीके से, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है चीज़ों को।
एक दो बार सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अच्छे से समझ के पढ़ा जाए तो सेंटेंस को। तो आज हमने बात करी है सिमिली की, मेटाफर की, पर्सोनिफिकेशन की। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे आगे की वीडियोस में एलिट्रेशन की, एजोनेंस की, राइम को भी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस में समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और साथ में ये भी बताइए अगर कोई फीडबैक है या फिर कुछ अच्छा बेहतर किया जा सकता है तो वो भी बताइए। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे और उनमें बेहतर भी करते रहेंगे, जो भी लगेगा कि और भी बेहतर करना चाहिए। सारा अच्छे से कोई भी खानापूर्ति नहीं की जाएगी, अच्छे से सारा कवर किया जाएगा। जो भी यहाँ आएगा वो बेहतर ही होगा, जो एग्ज़ाम में हेल्प करेगा बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।